नमस्ते। मेरे साथ डॉक्टर राम पुनियानी हैं और एक एक विशेष चीज समझना चाहते थे, इसलिए डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि जरा आप ही हम लोगों को थोड़ा इसके बारे में क्लैरिटी दीजिए। एक अभी दुष्प्रचार कहेंगे, एक भाजपा की तरफ से एक स्पष्ट रूप से मतलब कहीं ना कहीं से ये ऑर्केस्ट्रा जिसको कहते हैं, नियंत्रित है। एक प्रचार शुरू हुआ है कि नेहरू जी को जब नाभा की जेल में वो गए थे, उन्होंने एक आंदोलन किया था और फिर उनको बंद हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने नाभा नरेश, उस समय जो नाभा के राजा थे, उनसे माफी मांगी थी। और उसको अलग अलग ढंग से कहा जा रहा है, उसमें कहीं है कि नहीं मोतीलाल नेहरू ने माफी मांगी थी, नहीं इन्होंने माफी मांगी थी। डॉक्टर साहब, ये पूरा प्रकरण है क्या? क्योंकि जी इस विषय में जरा समझाइएगा। जी देखिए, ये जो प्रकरण है बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जवाहरलाल नेहरू का रियासतों की स्वतंत्रता के बारे में जो दृष्टिकोण था, ये उसको बहुत इंगित करता है। तो जवाहरलाल नेहरू जब राजनीति में सक्रिय हुए, महात्मा गांधी के शिष्य के रूप में उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया। और खास तौर से रियासतों में जो आंदोलन चल रहे थे, आजादी के आंदोलन के समांतर, उनको ये प्रेरित करते रहे थे। तो इसी के चलते 1923 में ये अपने दो साथियों के संथानम और A.T. गिडवानी, इनके साथ नाभा गए। अब नाभा में जैसे रियासत के राजाओं का बिल्कुल एक छत्र राज होता है, तो उन्होंने इनको तीनों को गिरफ्तार किया और याद कीजिए उनको हथकड़ियां लगाई, नेहरू जी को हथकड़ियां लगाई। जी और जी। पहले तो कैथा जेल में, कैथा पुलिस स्टेशन में उनको कुछ घंटे रखा और बाद में नाभा की जेल में उनको डाल दिया गया। अब नाभा की जेल में जब उनको डाला गया, उसमें जो परिस्थितियां थी एकदम भयंकर थी। भयंकर ऐसी कि वो जो जिस कोठरी में इनको रखा गया, 20 बाई 12 की कोठरी थी। और उस कोठरी में कच्चे मिट्टी की बनी हुई थी, मिट्टी गिरती रहती थी। तो के संथानम बड़े मजे मजे से लिखते हैं कि जब हम 15 दिन तक जेल में थे, शुरू के 4 दिनों तक ये गंदगी में हम रहे। और गंदगी में मैं और गिडवानी, हम तो मजाक कर रहे थे। नेहरू जी बहुत परेशान थे, तो लगातार हर आधे घंटे में वहां झाड़ू लगा रहे थे। अब खैर, उनकी जेल की ये परिस्थिति चल रही थी। इधर नेतू मोतीलाल नेहरू परेशान थे कि जवाहर को कोई पता नहीं है, वो है किधर। तो आखिर में, क्योंकि जो ब्रिटिश राज की खबरें थी वो तो आती थी, रियासतों की खबरें ज्यादा आती नहीं थी, तो उन्होंने वाइसराय को कांटेक्ट किया। और वाइसराय ने पता लगाया कि जवाहरलाल नेहरू ये नाभा की जेल में अरेस्टेड है। और उन्होंने वाइसराय को जब पता चला कि जेल की हालत इतनी बुरी है, उनको नहाने की कोई सुविधा नहीं थी, सेल को साफ रखने की सुविधा नहीं थी, तो उस वाइसराय ने शायद नाभा के नरेश को कहा कि आप जो कर रहे हो ये गलत है। तो उसके बाद थोड़ी सी इनको सुविधाएं क्या मिली? सुविधाएं यही मिली कि भाई सफाई ठीक रहेगी, आपको कपड़े मिलेंगे, आपके कपड़े जो है वो मिलेंगे, और आपके मित्र अगर खाना और फल ला के देंगे तो वो दे देंगे। बस ये सुविधा रही। तो 15 दिन के बाद, ये पूरे में के संथानम के जो मेमोयर्स हैं उनके आधार पर ये बात को मैं कह रहा हूँ। और 15 दिन के बाद फिर नाभा के राजा ने एक बॉन्ड लिखवाया इनसे। बॉन्ड क्या था कि आप इसके बाद नाभा नहीं आएंगे। इसमें नेहरू ने कोई माफी नहीं मांगी। बॉन्ड क्या था कि हम इसके बाद नाभा में प्रवेश नहीं करेंगे। और इसी दौरान मुख्य जो एफर्ट किया गया, मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था, और वो इसके लिए किया गया था कि एक तो नाभा की जेल की परिस्थितियां, मतलब वो कच्चे मिट्टी का घर है, आप कल्पना कीजिए, और उसमें भी साफ सफाई नहीं होती है। उसके आधार पर ये चलता था। अब इसका जो आगे मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ कि माफीनामा एक होता है, इस बात को ख्याल कीजिएगा, और बॉन्ड दूसरी बात होती है। बॉन्ड का तो आप उसकी शुरुआत नहीं करते। शुरुआत तो राजा द्वारा हुई कि भाई आप यहाँ हैं, वाइसराय का प्रेशर है, तो आप अगर जाना चाहते हैं तो मैं एक ही शर्त पे जाने दूंगा कि फिर से आप नाभा में नहीं आएंगे। और यही घटना पूरे विस्तार से 15 नवंबर 2014 के हिंदुस्तान टाइम्स में आई। तो दो स्रोत हो गए, एक के संथानम जी के मेमोयर्स, दूसरे हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट। और इसी के चलते आप देखिए कि जब पूरा कांग्रेस का आंदोलन देश में तेजी पकड़ रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो रहा था, तो रियासतों में क्या हो रहा था?
रियासतों में भी कुछ लोग थे जो राजाशाही से निजात पाना चाहते थे, राजाशाही को समाप्त करना चाहते थे, तो ये लोग भी अपना आंदोलन चला रहे थे। अब मैं इस बात को देखता हूं कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के वो लीडर थे जिन्होंने इन समांतर चलने वाले आंदोलनों को प्रेरित किया, और ये उनकी कोशिश थी कि 1929 में स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनी। और ये स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, रियासतों में जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिबिंब था आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उसको वहां उन्होंने बनाया। और ये स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस बाद में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने, और आजादी के बाद इसको डिसॉल्व कर दिया गया और ज्यादातर लोग कांग्रेस में मर्ज हो गए। एक जम्मू एंड कश्मीर का जो संगठन था वो अलग रहा। तो ये आज जो, क्योंकि सावरकर का मुद्दा गरमा रहा है, सच्चाई तो ये है कि सावरकर ने माफी भी मांगी, वो पत्र भी मौजूद है, वो बहुत सारी किताबों में मौजूद है, और पीनल सेटलमेंट्स इन अंडमान में मौजूद हैं, और अभी जो सावरकर पे किताबें आई हैं उनमें 6 के 6 माफीनामे उनके मौजूद हैं। और मैं थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूं कि इनका हिंदी अनुवाद मेरी एक मित्र ने किया है, जो एक छोटी सी किताब सावरकर स्वतंत्र वीर, स्वतंत्रता संग्रामी, हिंदुत्व और माफीनामे, इस छोटी सी किताब में भी वो 6 के 6 माफीनामे। अब बीजेपी की तिलमिलाहट ये है कि अगर आप सावरकर के माफीनामों की याद दिलाएंगे तो हम जवाहरलाल नेहरू के इस बॉन्ड को माफीनामे के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अब चालाकी देखिए, दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि नेहरू यहाँ ऐसा कुछ लिख के नहीं दे रहे कि मैं स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग नहीं लूंगा, कि मैं ब्रिटिश सरकार से वफादार रहूंगा, कि मैं आपसे वफादार रहूंगा। वो एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है, मैं राष्ट्रीय आंदोलन में पूरा व्यस्त हूं और इसके बाद मैं नाभागे इसमें नहीं आऊंगा। तो ये उसकी सम एंड सब्सटेंस में ये है। और जैसे आप जानते होंगे कि इनका जो तंत्र है बीजेपी और समांतर संस्थाओं का, वो तंत्र अफवाहें फैलाने में इतना असरदार है कि एक जगह से चालू होकर शहरों से लेकर, गांव से लेकर, उनके पूरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो इस नफरत को, इस फेक न्यूज को, फेक न्यूज ही कहा जाएगा। अब इसमें जैसे आजकल दो चीजें चल रही हैं, एक है फेक न्यूज और एक है पोस्ट ट्रुथ, एक गलत समाचार और तथ्य से परे। अब ये चीज का तथ्य से कोई लेना देना नहीं है, पर ये जो दक्षिणपंथी राजनीति है, जो धर्म के नाम पे राष्ट्र लाना चाहती है, उसको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। और नेहरू एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके बारे में सरदार पटेल लिखते हैं कि आपने देश के लिए जितना बलिदान और त्याग किया है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। नेहरू को जो गांधी ने सामने लाने की कोशिश की, उनका पूरा त्याग, बलिदान, आर्थिक रूप से भी उन्होंने अपना आनंद भवन भी दे दिया था, और लगातार उनके इसमें कोई चैन का नहीं था। लगातार एक ही उनके दिल में चलता था कि भारत को आजादी कैसे मिली। और उन्होंने भारत की आजादी में भी भारत की जो कल्पना है उसको बहुत विस्तृत करने की कोशिश की। और इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक एपिसोड एनडीटीवी पे था, भारत माता कौन है। भारत माता कौन है, इस पे किताब भी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की बहुत बेहतरीन किताब है। और उसमें वो एक श्याम बेनेगल के सीरियल में एक एपिसोड है कि नेहरू जी बैलगाड़ी पे जाके एक गांव में उनको सभा को संबोधित करना रहता है, और बैलगाड़ी से वो उतरते हैं, लोग जवाहरलाल नेहरू की जय, भारत माता की जय ऐसा बोलते हैं। नेहरू उतर के आते हैं स्टेज पे और लोगों को पूछते हैं, आपने भारत माता की जय की, ये भारत माता कौन है? तो कोई बोलता है भारत माता यानी हमारी जमीन, कोई बोलता है भारत माता यानी हमारे पहाड़, हमारे जंगल, हमारी नदियां, हमारे खेत। तो नेहरू जी जो जवाब देते हैं वो ख्याल कीजिएगा, भारत माता ये सब तो है ही, और सबसे ज्यादा जो भारत माता है वो आप और मैं, यानी भारत के लोग। तो यहाँ से नेहरू का जो समर्पण था लोगों को भी दिखता था, इसीलिए वो इतने लोकप्रिय थे। अगर वो इस प्रकार के माफी मांगकर आए होते तो बाद में आजादी के आंदोलन में भाग क्यों लेते? जैसे सावरकर से इनकी, सावरकर को सावरकर की माफीनामे को कम दिखाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को उसको बॉन्ड को ऊपर लाना चाहते हैं, पर दोनों की तुलना ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोध में है। एक तो यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया कि मैं आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लूंगा, दूसरा वो छूट कर आए
और उतनी ही सक्रियता से आजादी के आंदोलन में काम करने लग गए। तो ये फर्क जो ये लोग दिखाना चाहते हैं कि नेहरू ने भी किया, सावरकर ने भी किया, तो क्या फर्क पड़ा? अरे नेहरू ने किया और सावरकर ने किया, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो नेहरू ने माफी मांगी ही नहीं, ये बात दूसरी ख्याल कीजिए। नेहरू ने माफी नहीं मांगी, नेहरू ने बॉन्ड दिया कि अब से मैं नाभा नहीं आऊंगा। उन्होंने रियलाइज किया कि मैं 15 दिन यहाँ की जेल में रहूंगा, उससे ज्यादा देश की आजादी का जो आंदोलन गांधी के नेतृत्व में सक्रियता से चल रहा है उसमें मैं क्यों हिस्सा न लूं। ये मेरे ख्याल से उनकी मुख्य सोच था। और जवाहरलाल से ज्यादा एक और मजे की बात देखिए, इसमें एक मोतीलाल नेहरू का पत्र है 28 सितंबर 1923। और पत्र में मोतीलाल नेहरू को जब पता चलता है कि मेरा बेटा तो जेल में है, नाभा में है, परिस्थितियां इतनी खराब है, तो मजाक में लिखते हैं, आशा ही आशा है तुम जेल के अंदर उतने ही आनंद से हो जितना कि मैं जेल के बाहर हूं। तो ये एक बाप बेटे के बीच में एक जो देश के लिए समर्पण की भावना है, तो उसका एक बहुत खूबसूरत प्रतिबिंब यहाँ हमको दिखाई देता है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसकी जितना निंदा की जाए कम है। सच्चाई तो यही है कि जवाहरलाल नेहरू जो सिद्धांतों पे खड़े थे, उन सिद्धांतों पे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और नाभा ही नहीं, बाद में चलकर उन्होंने रियासतों के बीच के जो आंदोलनकारी थे उनसे संपर्क बनाए रखा। और संपर्क बनाने की प्रक्रिया के कारण ही वो स्टेट्स जो स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो बनी थी, उसके अध्यक्ष चुने गए 1939 में। तो ये दो चीजों को साथ में लाने की कोशिश अपने आप में बहुत निंदनीय है। जी, मैं डॉक्टर पंड्यानी एक चीज और समझना चाह रहा था। एक तो स्टेट की बात ये भी लोगों को याद रहना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला जो थे वो उस समय के जो राजा थे उनके अगेंस्ट लगातार लड़ते थे और नेहरू जी के उनके साथ मदद करते थे, पॉलिटिकल एलाई थे। और वो पार्टियां उनकी अलग थी, ये कांग्रेस में थे, उनकी पार्टी अलग थी, लेकिन चूंकि वो एक स्वतंत्रता की बात उस देश के राजा के प्रति कहते थे, इसलिए नेहरू लगातार उनके संपर्क में रहते थे। मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ, नेहरू तो कई बार जेल गए, और नेहरू जब जेल गए हैं तो बहुत बार गए हैं, अल्मोड़ा में गए हैं, विषम परिस्थितियों में रहे हैं, पत्नी की तबीयत खराब है, उस बीच पत्नी की, मतलब ये सब, इस पे अगर बहुत ब्रीफली कि नेहरू कितनी बार जेल गए और कैसा रहा, एक बहुत ब्रीफली अगर बता सके। देखिए, इसमें पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी पत्नी कमला की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने देश के आंदोलन से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। और इसमें सुभाष चंद्र बोस के बहुत सारे पत्र हैं जो उन्होंने नेहरू को लिखे हैं कि आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिए और कमला के बारे में भी ध्यान रखिए, ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक, और नेहरू जितनी बार भी जेल गए वो, अच्छा इसी में एक बात मुझे और याद आ गई कि जो नाभा और कैथा में वो गए, उनको स्मारक के रूप में नहीं रखा गया है। जैसे नैनी जेल और दूसरी जगह वो जेल में गए, उनको स्मारक के रूप में रखा गया। अब यहाँ पंजाब सरकार ने इसके बारे में 1992 में बेअंत सिंह ने वहाँ एक चिल्ड्रंस पार्क बनाया था, पर और वहाँ एक प्लाक भी लगा हुआ है कि नेहरू यहाँ इतने दिन जेल में थे। अब नेहरू जितनी बार जेल में गए उसका टोटल पीरियड है करीब 9 साल, 9 ईयर्स। तो जेल में वो क्या करते थे, बड़ा मजेदार है, क्योंकि जेल में कई बार साथी लोग मिल जाते हैं तो दिन भर बातचीत करना, गपशप करना, टाइम पास करना। नेहरू जी उस समय किताबें लिख रहे थे, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स ऑफ ए फादर टू हर डॉटर। तो कई बार मुझे मजाक में ऐसा लगता है कि शायद वो 1-2 साल और जेल में रहे होते तो एक आध और इतनी महान कृति हमारे हाथ में लग जाती। तो नेहरू जी जेल में रह के भी खाली नहीं बैठे थे, उनका जो सृजन का काम था, लिखने का काम था, और जो दोनों किताबें हैं मेरे ख्याल से विश्व के इतिहास की बेहतरीन किताबों में से आएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज इतिहास पर फिर से विवाद हो रहा है, इतिहास में कहीं एक चीज को हटाया जा रहा है, दूसरी चीज को हटाया जा रहा है। अगर हम नेहरू की किताब को ही भारत की इतिहास का एक प्रामाणिक इतिहास मान के चलें, जो नेहरू जी ने जेल में लिखी थी, और उसका जो एक नजरिया है भारतीय सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, वो बहुत मजेदार है। यहाँ एक और चीज मैं जोड़ दूं, कई लोग ऐसी अफवाह उड़ाते हैं कि नेहरू जी के जो कपड़े थे वो इतने अमीर थे कि उनके कपड़े धुलने पेरिस जाते थे। अब ये बड़ी मजे की बात, बचपन से मैं सुनते आया हूँ
तो आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हैरो और इधर से एजुकेशन लेके आता है, टाई और सूट लगाता है, यहाँ आके पहला काम करता है, गांधी जी के प्रभुत्व में आके वो इन कपड़ों को छोड़कर खादी के कपड़े पहनने लगता है। नंबर 2, ये सोचिए कि यहाँ के उस समय पेरिस के लिए कितनी फ्लाइट्स चलती होंगी, ये दूसरी बात सोचिए। और मुझे तो लगता है कि लॉन्ड्री वाले खादी के कपड़ों को ड्राई क्लीन करेंगे कि नहीं, ये मुझे तीसरा शक है क्योंकि जिस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे उसमें जो सादगी और ये थी, तो ये तो खैर क्योंकि नेहरू की धर्मनिरपेक्षता, उनका जो विजन था, उनका जो सोचने का तरीका था, ये दक्षिण पंथी लोगों को स्वीकृत नहीं है। इसीलिए लगातार एक के बाद एक उनके ऊपर लांछन लगाना, आरोप लगाना, उनके व्यक्तित्व पर हमला करना। आप ये देखिए, उनके चरित्र पर भी बहुत हमले किए गए। आपको याद होगा कि उनका एक फोटो है जहाँ उनकी भांजी उनको गले लगा रही है, तो उसके बारे में भी उसको अय्याशी से जोड़ते हैं। अब ये चीजें मेरे ख्याल से हमारी संस्कृति के धरातल को बहुत गिराती हैं, और जो दक्षिणपंथी राजनीति है उसकी नैतिकता पर भी सवाल खड़े करती है। क्या हम अपने विरोधियों को इस प्रकार से बदनाम करेंगे? क्या हम अपने विरोधियों को इस प्रकार से लांछन लगाएंगे जो हमारी नैतिकता के लेवल से बहुत गिरे हुए हैं, जो सच्चाई से कोसों दूर है? तीसरा, तो आप जानते होंगे कि उनके बारे में ये भी कहा जाता है वो तो मुसलमान थे, मोतीलाल नेहरू, ये एक मुसलमान इसके बेटे थे। अब ये भी, इसके बारे में भी बहुत अच्छी किताब है, द कॉल्स कॉल्स नाम की एक किताब है, कश्मीरी पंडितों की कॉल्स नाम की किताब है। तो उसमें नेहरू परिवार का भी मेंशन है कि ये नेहरू थे, कश्मीरी पंडित थे। उनकी पूरी जो लीनिएज है, मोतीलाल नेहरू के दादा परदादा, वो पूरा लीनिएज कॉल्स नाम की किताब पर है। और कॉल्स की किताब कितने लोग पढ़ेंगे? कॉल वाली ये जो किताब है वो कितने लोग पढ़ेंगे? जबकि कानाफूसी के माध्यम से, अफवाहों के माध्यम से तो चीजों को लोगों तक फैलाने का काम एक यंत्र, आप जानते हैं, बना हुआ है। वो यंत्र के सोशल मीडिया भी है, आईटी सेल भी है, कानाफूसी के माध्यम से भी है। उसके माध्यम से ये गलत चीजों का दुष्प्रचार करते हैं ताकि नेहरू के इमेज को दाग लगे। और मुझे लगता है कि ये दुनिया में जितने भी नेता हो गए हैं जो अपने देशों का जिन्होंने नेतृत्व किया है, उसमें नेहरू का एक बहुत यूनिक स्थान है। यहाँ मैं एक अपनी तरफ से राय जोड़ देता हूँ, पता नहीं आपके सवाल से संबंधित है कि नहीं। आप देखिए, दक्षिण एशिया में आज जितने देश हैं उनकी परिस्थिति देखिए, आर्थिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, बाकी परिस्थिति देखिए, और भारत की परिस्थिति देखिए, तो मैं कहूँगा भारत को जो दूसरे देशों से अलग करता है वह है जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू, जिनका एक तरफ तो उन्होंने अंबेडकर को साथ में लिया, अंबेडकर के विचारों को पकड़ा, अंबेडकर के विचारों को आधार बनाया, और दूसरी तरफ उनका जो विजन था, उन्होंने दुनिया देखी हुई थी कि दुनिया में क्या है। वो केवल यहाँ की चार दीवारी में नहीं पले हुए बड़े थे, पूरी दुनिया का उनको जो ज्ञान था उसके आधार पे उन्होंने जो नीतियां बनाई, साइंटिफिक टेम्पर, आईआईटीज, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स, बांध की कल्पना, और पूरी यहाँ की चीजें, जहाँ सुई तक नहीं बनती थी वहां ऐसा स्टील बनने लग गया, ऐसी फैक्ट्रीज बनने लग गई जिसने हमारे औद्योगिक उत्पादन को बहुत तेज किया। और एक बात और भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारी कल्पना थी एफर्मेटिव एक्शन की, सकारात्मक काम की, कि दलित, आदिवासी महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए, मेरा विश्वास है कि जो औद्योगिकीकरण की शुरुआत की गई, जो शैक्षिकीकरण की शुरुआत की गई नेहरू के समय, उसके कारण दलितों को और आदिवासियों को और महिलाओं को एक बहुत बड़ा स्थान मिला, और जो हमारे संविधान में शब्द है इक्वालिटी, उसकी तरफ जाने का रास्ता प्रशस्त हुआ। इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये वही नीतियां थी जिनके कारण इक्वालिटी, समानता का रास्ता प्रशस्त हुआ। जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोगों को एक और चीज याद रखनी चाहिए कि बड़ा बनने के लिए आपको छोटा करने की जरूरत नहीं है, बड़ा बनने के लिए बड़े काम करो। देश आप जहां पे खड़ा है उसमें बहुत से संभावनाएं हैं जहां देश को आगे ले सकते हैं। नेहरू को छोटा करके कोई बड़ा बनना चाह रहा है, एक ये प्रवृत्ति भी खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।